नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आप लोग जो बैंक में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कराते हैं उस पर आप लोगों का टीडीएस यानी टैक्स कट जाता है, तो उसे आप कटने से किस तरह से बचा सकते हैं कि आप लोगों की एफडी पर जो भी आपको मैच्योरिटी मिलनी है आपको पूरा पैसा मिले, आपका टैक्स ना काटा जाए, तो वो आपको कैसे बच सकता है। साथ ही अगर आपका टैक्स यानी टीडीएस कट गया है तो उसे किस तरह से आप वापस ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 3-4 ऐसे रास्ते बताने वाले हैं जिन तरीकों को अपना करके, लीगल तरीके हैं 3-4 जो हम आपको बताने वाले हैं, उन लीगल तरीके से आप अपनी एफडी की पूरी मैच्योरिटी पाएंगे। आपकी एफडी पर एक भी पैसे का टैक्स नहीं कटेगा और अगर गलती से भी आपका टैक्स कट जाता है तो फिर आप उसे पूरा वापस ले सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में डिटेल से देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो हमारे आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है अभी जो बजट 2025 में पेश किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से, उनकी तरफ से जानकारियां जो दी गई हैं उसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। जो थ्रेश होल्ड लिमिट है इंटरेस्ट की वो भी चेंज हुई है और जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है यानी आप लोगों को जो टैक्स में राहत दी जाती है उसकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो भी चेंज हो चुकी है। यानी न्यू टैक्स रूल्स आ चुके हैं आप लोगों की एफडी के लिए। आप लोगों की एफडी पर टैक्स ना काटा जाए, कितने अमाउंट तक आपको यहाँ पर छूट दी जाती है, आप लोगों के लिए क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है, दोनों यहाँ पर चेंज हो चुकी है। जो इंटरेस्ट की थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो भी चेंज की गई है और आप लोगों की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पहले चल रही थी वो भी चेंज की गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि आप लोगों का कितने जो इंटरेस्ट होता है, कितना इंटरेस्ट पर आप लोगों से बैंक यहाँ पर टीडीएस काटता है। तो दोस्तों, जो पहले इसकी लिमिट थी वो थी नॉर्मल सिटीजन के लिए 40,000 रुपए। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में एक बैंक से आप 40,000 रुपए से ज्यादा एफडी से इंटरेस्ट कमा लेते थे तो आप लोगों का यहाँ पर 10% टीडीएस काट लिया जाता था। वहीं अगर आपका पैन लिंक है तो 10% कटता था। अगर आपका पैन बैंक में लिंक नहीं है या फिर पैन लिंक है लेकिन वो पैन आधार और पैन से लिंक न होने की वजह से आपका पैन इनएक्टिव हो गया है, तब आपका 20% टीडीएस काटा जाता था और वो सरकार के पास जमा करा दिया जाता है। वही जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए यह लिमिट 50,000 रुपए रखी गई थी। यानी जो जिनकी उम्र 60 वर्ष तक है उनके लिए अगर 40,000 रुपए तक वो ब्याज कमाते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पर टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन जैसे ही उनकी उम्र वो 40,000 रुपए से ज्यादा ब्याज कमा लेते थे तो फिर उनको यहाँ पर 10% या 20% टीडीएस देना होता था। वहीं जो सीनियर सिटीजन है यानी जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से अधिक है, ऐसे लोगों के लिए लिमिट 50,000 रखी गई थी। जो थ्रेश होल्ड लिमिट थी वो 50,000 रुपए थी। इससे ज्यादा अगर आप इंटरेस्ट कमाते थे तो फिर आपका 10%, या फिर अगर आपका पैन आधार इनएक्टिव हो चुका है, लिंक न होने की वजह से आपका पैन लिंक इनएक्टिव है या फिर आपका पैन बैंक में लिंक नहीं है तो फिर 20% टीडीएस काटा जाता था। लेकिन बजट 2025 में 1 अप्रैल 2025 से न्यू टैक्स रूल्स जो हैं वो लागू भी हो चुके हैं। अब आप लोगों के लिए न्यू लिमिट आ चुकी है 1 अप्रैल 2025 से। अब जो न्यू थ्रेशोल्ड इंटरेस्ट की लिमिट रखी गई है वो सरकार ने कहा है कि जो नॉर्मल सिटीजन है उनके लिए 40,000 रुपए से बढ़ा करके यह लिमिट 50,000 रुपए कर दी गई है और जो सीनियर सिटीजन है यानी जिनकी उम्र 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक है उनके लिए यह लिमिट बढ़ा करके 1,00,000 रुपए कर दी गई है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी राहत दी गई है टैक्स पेयर के लिए। यानी अगर अब आप एफडी से एक बैंक में एक वित्त वर्ष में नॉर्मल सिटीजन है 50,000 रुपए तक अगर आप एफडी से इंटरेस्ट कमाते हैं तो फिर आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। वहीं जो सीनियर सिटीजन है वो अगर एक वित्त वर्ष में एक बैंक से 1,00,000 रुपए तक एफडी से इंटरेस्ट कमाते हैं तो फिर उनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन इससे ऊपर अगर वो इंटरेस्ट कमाते हैं तो फिर उनका टीडीएस काटा जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर अब किस तरह से आप लोग बचा सकते हैं, तो हो गई लिमिट की बात। जो सरकार की तरफ से थ्रेशोल्ड लिमिट है तय की गई है, अगर इस लिमिट के अंदर आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका ब्याज जो होगा वो इस लिमिट को क्रॉस करेगा तो फिर वहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है। तो उसे आप किस तरह से बचा सकते हैं, अगर आपका ज्यादा ब्याज बन रहा है फिर भी आपका टीडीएस ना काटा जाए तो उसे आप किस तरह से बचा सकते हैं। दोस्तों, 2-3 बहुत ही सरल और लीगल तरीके हैं। उन कानूनी तरीकों का उपयोग करके आप लोग ज्यादा ब्याज भी कमा सकते हैं एफडी पर और आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर गलती से कट भी जाता है तो उसे आप रिफंड भी ले सकते हैं। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, पूरी जानकारी हम आपको डिटेल से देने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहली बात कर लेते हैं कि पहला पॉइंट कौन सा है, किस तरह से आप लोग बचा सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि फॉर्म 15G फॉर्म 15H होता है। फॉर्म 15G होता है नॉर्मल सिटीजन के लिए यानी जिनकी उम्र 60 साल तक है। वही जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए फॉर्म 15H होता है यानी जिनकी उम्र 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक है।
दोस्तों फॉर्म 15G फॉर्म 15H आप लोगों को जो वित्त वर्ष होता है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उसकी स्टार्टिंग में ही आपको देना होता है। यानी जब भी वित्त वर्ष शुरू हो रहा हो, अप्रैल महीने में आपको देना होता है। और अगर आप अप्रैल में अपना फॉर्म 15G फॉर्म 15H जमा नहीं कर पाए हैं, तो आप लोगों को हर हालत में 30 जून से पहले पहले देना होता है। क्योंकि जो एफडी का इंटरेस्ट होता है वो क्वार्टरली लगता है और क्वार्टरली ही आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। तो अगर आप जून तक भी अपना फॉर्म 15G फॉर्म 15H बैंक में सबमिट कर देते हैं तो फिर आपका टीडीएस नहीं काटा जाता है। दोस्तों यह एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, घोषणा पत्र होता है, लेकिन इसको भरते समय आप लोग ध्यान रखें, नॉर्मल सिटीजन के लिए फॉर्म 15G होता है, सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म 15H होता है। दोनों लोगों को यहाँ पर एक कंडीशन होती है, उसे याद रखना है कि आपको कोई भी गलत जानकारी यानी मिस इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में फिल नहीं करना है। इसका मतलब ये होता है जब आप फॉर्म दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप टैक्स पेयर नहीं, आपके ऊपर जीरो टैक्स बनता है, आपके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, तभी आप ये फॉर्म दे रहे हैं। आप बैंक से कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं, मैं टैक्स पेयर के दायरे में नहीं आता हूं, तो कृपया मेरा टीडीएस ना काटा जाए। मेरा जो एफडी का ब्याज है, मान लीजिए आपकी एफडी का ब्याज 1.5 लाख रुपए बन रहा है और आपको छूट यहाँ पर सिर्फ आप नॉर्मल सिटीजन है तो 50,000 रुपए की ही दी गई है। अब आपकी एफडी का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 1.5 लाख रुपए बन जाता है एक वित्त वर्ष में। उस दशा में आपका यहाँ पर 10% टीडीएस कट जाएगा अगर आपका पैन लिंक है और एक्टिव है। वहीं अगर आपका पैन लिंक नहीं है या फिर पैन आपका इनएक्टिव है तो 20% टीडीएस आपका काटा जाएगा। तो उस दशा में आपका लंबा नुकसान होगा आपकी मैच्योरिटी पर। तो इसलिए आप बैंक में जाकर के एक डिक्लेरेशन फॉर्म देते हैं फॉर्म 15G, जिसमें आप घोषणा करते हैं कि मैं टैक्स पेयर के दायरे में नहीं आता हूं, मेरे ऊपर टैक्स लायबिलिटी जीरो है, कृपया मेरा टैक्स यहाँ पर ना काटा जाए। तो इसलिए बैंक यहाँ पर आपका टीडीएस नहीं काटता है, लेकिन आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं देना है। अगर आप वास्तव में टैक्स पेयर के दायरे में नहीं आते हैं तभी आप ये फॉर्म फिल करिए। अदरवाइज आप लोगों को अगर आप पकड़े जाते हैं कि आप टैक्स पेयर बन रहे हैं, आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बन रही है, उसके बाद भी आप गलत जानकारी बैंक को दे रहे हैं अपना टैक्स बचाने के लिए, तो फिर यहाँ आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जाएंगी और आपको कम से कम 3 माह की जेल भी हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही जानकारी देना है। आप फॉर्म 15G फॉर्म 15H बैंक में जाकर के सबमिट कर दें। सबमिट करने के लिए आप तो लगभग बैंकों ने आपको ऑनलाइन विकल्प दे दिए हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं और आप अपने शाखा में जाकर के वहां पर हार्ड कॉपी भी भर करके जमा कर सकते हैं। नॉर्मल सा फॉर्म होता है, आपको अपनी एफडी के अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल्स भरनी होती है और आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है कि मेरी इनकम इतनी है और मेरे ऊपर टैक्स लायबिलिटी जीरो है। अपना हस्ताक्षर करके आपको डिक्लेरेशन फॉर्म बैंक में जमा कर देना हो। तो इस तरह से भी आप अपना टीडीएस बचा सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए एफडी से ब्याज 2 लाख रुपए बन रहा है और आप दिखाते हैं कि मेरा और कहीं से कोई विशेष इनकम नहीं है, मैं टैक्स पेयर के दायरे में नहीं आता हूं, तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी, आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे तरीके की कि आप किस तरह से अपना टीडीएस बचा सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं करते हैं और आप बचाना चाहते हैं कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए, तो दोस्तों एक विकल्प ये होता है कि आप अलग अलग बैंकों में एफडी कराएं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर इसका बहुत ही जबरदस्त 2-3 फायदे मिलते हैं। अगर आप पूरा पैसा एक ही बैंक में फिक्स करते हैं तो वहां पर आपका क्या नुकसान है, और अगर आप अलग अलग बैंकों में पैसा फिक्स करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास 15 लाख रुपए है, उस 15 लाख रुपए की अगर आप बैंक में जाकर के एफडी करते हैं, आज के समय में मान लीजिए अगर 8% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इंटरेस्ट के लिए, वो 50,000 रुपए है नॉर्मल सिटीजन के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है तब भी अगर आप 15 लाख रुपए जमा करते हैं बैंक में जाकर के फिक्स डिपॉजिट में, तो आपकी यह लिमिट क्रॉस हो रही है, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट, आपका जो इंटरेस्ट बनेगा 1 साल का वो 1 लाख रुपए से ज्यादा जा रहा है। तो फिर यहाँ पर आपके ऊपर 10% टीडीएस आपके जो मैच्योरिटी होगी उससे काट लिया जाएगा। तो अगर आप अलग अलग बैंकों में, मान के चलिए आप 5 लाख रुपए पीएनबी में करते हैं, 5 लाख एसबीआई में करते हैं, 5 लाख आप एचडीएफसी में करते हैं या किसी अन्य बैंक में करते हैं, तो 3 जगह आपका पैसा डिवाइड हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पर 8% भी ब्याज बैंक दे रहा, तो 5 लाख रुपए का आप जोड़ के देखिए कि 8% ब्याज मिला, तो 8 5 40,000 रुपए आपका एक वित्त वर्ष का ब्याज बनेगा। तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 है, आपकी लिमिट भी क्रॉस नहीं हो रही है। एक बैंक से आपको 40,000 मिल गया, बड़ौदा से भी 40 मिल गया, पीएनबी से भी 40 मिल गया, एसबीआई से भी 40 मिल गया, तीनों बैंकों से आपको अलग अलग 40,000 रुपए मिला। तो ये हो गया 4 3 12, 1,20,000 रुपए। और अगर आप एक ही बैंक में किए होते तो फिर आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता। अब यहाँ पर आपको फॉर्म 15G फॉर्म 15H देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट सरकार ने दे रखी है वो 50,000 रुपए की है और आपका जो ब्याज है वो 40,000 बन रहा है एक वित्त वर्ष में। तो आपका एक तो ये बेनिफिट हो गया, आपका टैक्स बच जाएगा, आपको कोई भी फॉर्म नहीं फिल करना है, आप सिर्फ एफडी करा दीजिए, आपकी मैच्योरिटी होती जाएगी। आप 4 बैंकों में करा दीजिए 4-4 लाख रुपए की। तो इस तरह से करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है, आप सभी को पता है आपका जो भी पैसा बैंक में जमा है या फिक्स है, उसमें डीआईसीजीसी की तरफ से 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है।
तो अगर मान लीजिए भगवान न करे कभी कोई बैंक डूब जाता है, तो उस दशा में मान लीजिए जिस बैंक में आपके 15 लाख रुपए फिक्स थे और वो बैंक यहाँ पर दिवालिया हो जाता है, बैंक डूब जाता है, तो फिर यहाँ पर आपको DICGC की तरफ से सिर्फ 5 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, 15 लाख आपको नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपका पैसा 3 बैंकों में 5-5 लाख जमा है, तो अगर उसमें कोई भी पैसा मान लीजिए कोई भी बैंक दिवालिया होता है, तो वहां से आपका 100% पैसा सुरक्षित है, क्योंकि 5 लाख रुपए तक का बीमा DICGC की तरफ से किया जाता है और 5 लाख रुपए ही आपके उस बैंक में फिक्स थे, तो वो भी पैसा आपको पूरा मिल जाएगा, यानी 100% रिस्क फ्री हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे फायदे की, कि अगर आप अलग अलग बैंकों में FD कराते हैं। तीसरा फायदा ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर SFT रिपोर्टिंग नहीं होती है। SFT रिपोर्टिंग का मतलब होता है जब आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या इससे ज्यादा की FD करवाते हैं, तो बैंक आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता है सभी बैंकों को। जो भी व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा की FD करता है, यानी एक वित्त वर्ष में आप कैश डिपॉजिट करके अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा की FD करते हैं, इसकी जो लिमिट है, मैंने कई वीडियो में बताया है कि आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसे जमा करके आप FD ना करें। तो दोस्तों उसमें होता क्या है कि बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है। तो अगर आप 5-5 लाख रुपए, अगर आप 15 लाख की FD करेंगे, तो SFT रिपोर्टिंग हो जाएगी। आपका बैंक आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर देगा कि इस व्यक्ति ने 15 लाख रुपए की FD की है, तो भविष्य में आपको नोटिस मिलने के भी चांस बन सकते हैं। तो अगर आप 5-5 लाख रुपए की 3 बैंकों में कराएंगे, तो SFT रिपोर्टिंग भी नहीं होगी, क्योंकि 10 लाख रुपए से ज्यादा की FD पर ही SFT रिपोर्टिंग होती है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दी जाती है। उससे कम अमाउंट की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक नहीं देता है। तो इस तरह से भी आप लोग टैक्स भी बचा सकते हैं और पैसा भी आपका सुरक्षित रह सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए इन सभी तरीकों को आपने अपनाना भूल गए और आपके खाते से यहाँ पर TDS कट जाता है। जब आपकी मैच्योरिटी आपको मिलती है तो आपका पैसा कट के मिलता है। मान लीजिए आपकी कोई FD थी जिसमें आपको बताया गया था कि 5,70,000 मिलेंगे, और जब आपका पैसा मिलता है तो 5,60,000 मिलता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जिनका TDS कट जाता है, उसके बाद वो रिफंड भी नहीं लेते। जी हाँ दोस्तों, उनकी समझ में नहीं आता है, उन्हें लगता है कि इतना ही पैसा मिलने वाला होगा मुझे, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि बीच में ही FD को ब्रेक कर देते हैं। मान लीजिए उन्होंने FD 3 साल की कराई थी और उन्हें 2 साल में बाद जरूरत पड़ जाती है, तब उन्हें बताया गया था कि आपको 5,70 मिलेगा। उसके बाद उनका जो पैसा FD ब्रेक होकर के उनके सेविंग में पैसा आता है, तो पता चला 5,40,000 आए, तो उन्हें लगा मेरा टाइम कम था, इस वजह से यहाँ पर मुझे पैसा कम मिला है, जबकि उनका 10% उसमें TDS भी डिडक्ट हो चुका है, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है। तो उनका 10-20 हजार रुपए टैक्स भी कट चुका है, जो कि आपके पैन पर सरकार के पास यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा करा दिया गया है। अब आप इसे वापस भी ले सकते हैं, उसका भी तरीका हम आपको आगे बताएंगे। आपका जो भी टैक्स कटा हुआ है आप उसे वापस ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी हम आपको और दे देना चाहते हैं कि आप और किस तरह से अपना टैक्स बचा सकते हैं। अभी हम सिर्फ बचाने की बात कर रहे हैं, कटने की बात नहीं करेंगे कि अगर कट भी जाता है तो आप वापस कैसे लेंगे। तो एक तरीका और है, आप अपना अगर टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप जो वित्त वर्ष होता है इसके मिड में अगर आप FD कराते हैं, मिड का मतलब ये होता है कि अप्रैल से आपका वित्त वर्ष शुरू होता है, अगर आप अप्रैल में FD कराते हैं तो दोस्तों आपका मार्च में एंड होगा जाके अगले वर्ष में। तो इस बीच में अगर आप कराते हैं 1 साल के FD कराते हैं, तो जितना भी ब्याज आपका बनेगा इसी वित्त वर्ष में इसको ब्याज को ऐड किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर आप जो फाइनेंशियल ईयर है इसके मिड में जाएंगे, यानी आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में FD करते हैं, तो आधा आपका इंटरेस्ट इधर हो जाएगा इस वित्त वर्ष में और आधा ब्याज आपका अगले वित्त वर्ष में चला जाएगा। यानी 1 वर्ष का आपका जो ब्याज बनेगा वो आधा ब्याज आएगा इस वित्त वर्ष में, आधा ब्याज आपका जाएगा उस वित्त वर्ष में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों को राहत मिल जाएगी। आपका आधा, मान लीजिए आपका 70,000 इंटरेस्ट बन रहा है, तो 35,000 आपका आ जाएगा इस वित्त वर्ष में और 35,000 आपका चला जाएगा उस वित्त वर्ष में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह से भी FD कराएंगे तो भी आप टैक्स अपना बचा पाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से दोस्तों आप सभी को मालूम है कि जो आप लोगों के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसे 4 लाख रुपए किया गया है इस वित्त वर्ष से, यानी 1 अप्रैल 2025 से आप लोगों के लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 4 लाख रुपए की गई है। अब अगर आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 4 लाख रुपए, इससे ज्यादा आपकी इनकम नहीं है, तो आप इन तरीकों को अपना करके अपनी FD पर टैक्स को बचा सकते हैं। चाहे आप फॉर्म 15G दे दीजिए, फॉर्म 15H दे दीजिए, या फिर आप अगर आपका टैक्स कट गया है आप वापस पाना चाहते हैं तो उसको आपको क्या करना है, आप ITR फाइल करके अपने टैक्स को वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप ITR फाइल करके कटे हुए टैक्स को वापस ले सकते हैं। लेकिन आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 4 लाख रुपए है, तो अगर 4 लाख रुपए से ज्यादा आपकी इनकम नहीं है तो फिर आप इस तरह से FD पर आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है FD के टैक्स को लेकर के, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें DM कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों के जवाब देने का। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।